तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पैसिफिक ओशन के करंट की। पैसिफिक ओशन के करंट भी अटलांटिक ओशन की तरह ही है, बस यहाँ पर साइज और नेचर का फर्क है। पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन के कंपैरिजन में बड़ा और ओपन है, बट करंट का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट की। तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ट्रेड विंड के इफेक्ट में अपने ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करता है। इसके बाद ही फिलीपींस और ताइवान के ईस्ट से फ्लो करता हुआ ईस्ट चाइना सी पहुंचता है, और यहाँ हम इस करंट को क्यूरोशियो करंट या जापान करंट या ब्लैक करंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद 40 डिग्री नॉर्थ के पास वेस्टर्लीज और कोरियोलिस फोर्स के कंबाइंड इफेक्ट में ये अपने राइट की ओर डिफ्लेक्ट होता हुआ पोलर एरिया की ओर बढ़ जाता है। यहाँ हम इसे नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। आपको बता दूं, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट इक्वेटर के वार्म वाटर को पोलर एरिया की तरफ में लेके जाता है, जिसके कारण अलास्कन कोस्ट विंटर में भी आइस फ्री रहते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई वार्म वाटर की। अब बात करते हैं दोस्तों पोलर एरिया के कोल्ड वाटर के बारे में। पोलर एरिया का कोल्ड पानी बेरिंग स्ट्रेट से होता हुआ नीचे की ओर आता है, जिसे हम बेरिंग करंट या अलास्कन करंट के नाम से जानते हैं। इसका एक हिस्सा ओखोत्सुक करंट से मिलकर कुरोशियो करंट बन जाता है और होकाइडो के पास जापान करंट से मिलता है, जबकि दूसरा हिस्सा नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट में मिक्स होकर नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के साथ में फ्लो करता है। इसे हम कैलिफोर्नियन करंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों कैलिफोर्नियन करंट आगे जाके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में मर्ज होकर अटलांटिक ओशन की तरह अपना क्लॉकवाइज सर्कुलेशन पूरा करता है। दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, कुरोशियो और कोरोशियो करंट के मिलने से यहाँ एक ऐसा पानी बनता है जिसमें फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ प्रमोट होती है। फाइटोप्लैंक्टन के कारण जो प्लैंक्टन और जो प्लैंक्टन के कारण इस क्षेत्र में मछलियां अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि जापान एक छोटा सा देश होने के बाद भी 1980 तक दुनिया का लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री बना रहा, जिसको आज चाइना ने ओवरटेक कर लिया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नॉर्थ पैसिफिक के बाद साउथ पैसिफिक के ओशन करंट की। तो दोस्तों नॉर्थ हेमिस्फीयर के पैटर्न को फॉलो करते हुए साउथ इक्वेटोरियल करंट ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करता है। इसके बाद ये साउथ में डिफ्लेक्ट हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट या क्वींसलैंड के अलोंग फ्लो करता है। इसे यहाँ हम ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के नाम से जानते हैं। आगे जाके वेस्टर्लीज और कोरियोलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये करंट अपने ईस्ट में न्यूजीलैंड की ओर में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यहाँ हम इसे साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। दोस्तों आगे जाके ये कोल्ड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के अंदर में मर्ज हो जाते हैं। इसके बाद ये हमारी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट सदर्न चिली की टिप से डिफ्लेक्ट होकर नॉर्थ की ओर मुड़ जाती है और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के लॉन्ग में फ्लो करने लग जाती है। हम यहाँ पर इसे पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये पेरुवियन करंट साउथ इक्वेटोरियल करंट से मर्ज होकर अपना एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन पूरा कर लेता है। दोस्तों पेरू करंट ना एक कोल्ड करंट, पर जब यहाँ पे वार्म करंट आ जाता है तो इसे फिनोमिना को हम एलिनो भी कहते हैं। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है, बट डिटेल में यहाँ पे कई सारे चेंजेस होते हैं। कोल्ड पेरुवियन करंट के कारण साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर अपवेलिंग होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट रिच वाटर सरफेस पे आता है, एंड दैट्स व्हाई दिस रीजन बिकम रिच इन फाइटोप्लैंक्टन। अगेन फाइटोप्लैंक्टन के कारण यहाँ फिश पाई जाती है, जो यहाँ पाई जाने वाली सी बर्ड का प्राइमरी फूड बनती है। इन सी बर्ड के एक्सक्रीटा से एक नाइट्रोजनस रिच फर्टिलाइजर, जिसे हम ग्वाइना कहते हैं, वो बनाया जाता है, और बहुत सारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज सिर्फ इसी ग्वाइना एक्सक्रीटा के ऊपर में बेस्ड होती है। और जब जब दोस्तों यहाँ पर एलिनो करंट आता है तो ये अपवेलिंग रुक जाती है और ये सारी इंडस्ट्री बंद हो जाती है, क्योंकि ना यहाँ मछली होती है और ना वहाँ पर सी बर्ड आते हैं, और जिसके कारण यहाँ पर किसी प्रकार का एक्सक्रीटा भी नहीं मिलता। तो दोस्तों ये थी बात आपके पैसिफिक ओशन के करंट की। इसके बाद हम बात करेंगे आगे चल के इंडियन ओशन के करंट के बारे में।